सभी को नमस्ते। बच्चों, आप लोगों के कोर्स में अलग अलग तरह के मेथड्स, अलग अलग तरह की पद्धतियां हैं नर्सरी स्कूल की। आज हम उनमें से कुछ पद्धतियों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं किंडरगार्टन पद्धति की। किंडरगार्टन जो शब्द है ये जर्मन भाषा का शब्द होता है, जो दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है किंडर, जिसका मतलब होता है बालक, और दूसरा गार्डन यानी कि उद्यान, बगीचा जिसको हम कहते हैं। इस तरह से किंडरगार्टन का अर्थ हो जाता है चिल्ड्रंस गार्डन यानी कि बाल उद्यान। फ्रोबेल ने ये जो कॉन्सेप्ट है, ये किंडरगार्टन का कॉन्सेप्ट ये फ्रोबेल का दिया हुआ है। फ्रोबेल ने पौधे की तुलना बालक से और माली की तुलना जो है वो शिक्षक से की है। जिस प्रकार माली उद्यान के पौधों की देखभाल करके उनकी स्वाभाविक वृद्धि में सहायता करता है, उसी तरह से एक शिक्षक जो है वो स्कूल में उपयुक्त वातावरण का निर्माण करके बच्चों के स्वभाव में, उनके स्वाभाविक विकास में योगदान देता है। किंडरगार्टन की विशेषता क्या होती है? ये किंडरगार्टन एक लघु समाज तथा बालकों का समूह है जिसका वातावरण खेल, आनंद और स्वतंत्रता से भरा हुआ है। ये खेल सहयोग, स्वयं क्रिया और आत्म अभिव्यक्ति के अन्य साधनों द्वारा बालक को अपनी रचनात्मक शक्तियों का उपयोग करने और अपने व्यक्तित्व का निर्माण करने, सत्य, न्याय और उत्तरदायित्व के गुणों को सीखने एवं सामाजिक जीवन के कुछ मूल्यों और विधियों को समझने का अवसर प्रदान करता है। फ्रोबेल के बारे में हमें जानना ज़रूरी है क्योंकि फ्रोबेल ने ही हमें ये किंडरगार्टन की पद्धति दी है। फ्रोबेल ने शिक्षा को एक बहुत ही महान योगदान शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने दिया है। बच्चों के प्रति उनका अत्यधिक प्रेम, बच्चों के खेल और क्रियाशीलता पर अधिक बल के फलस्वरूप शिक्षा के क्षेत्र में एक नवीनतम शिशु विहार पद्धति की स्थापना करके फ्रोबेल ने संसार को महान योगदान दिया है और संसार में स्वयं को एक महान शिक्षा शास्त्री के रूप में स्थापित किया है। आज भी हम उनका नाम बहुत ही प्यार और सम्मान के साथ में लेते हैं। इनके अगर जीवनी की बात की जाए तो इनका पूरा नाम फ्रेडरिक विलियम ऑगस्ट फ्रोबेल था और ये दक्षिणी जर्मनी के एक गांव में इनका जन्म हुआ था। अपनी प्रारंभिक किशोरावस्था में ये बहुत उपेक्षित रहे। दुखपूर्ण और शोकपूर्ण स्मृतियों ने उनके बचपन के जीवन को अधिक सुखी बनाने की प्रेरणा दी। जब वो 9 महीने के थे तो उनकी माँ का देहांत हो गया। पिता ने दूसरा विवाह किया, फ्रोबेल से जो ज़्यादा प्यार नहीं करती थी। सौतेली माँ के दुर्व्यवहार ने फ्रोबेल के जीवन को और भी दुखी बना दिया। माता पिता के प्यार से रहित ये बच्चा भगवान की दया पर ही आश्रित रह गया और अंतर्मुखी तथा भावुक हो गया। प्राकृतिक सौंदर्य की ओर आकर्षित हुआ। पर्वत, वृक्ष, फल, फूल, बादल इत्यादि उसको अपने साथी लगने लगे क्योंकि उसका बचपन उपेक्षित था और उन्होंने अपना सारा जीवन इसी कारण से बच्चों की खुशियों को बढ़ाने में लगा दिया। शिक्षा की अगर बात करें तो फ्रोबेल को मूढ़मती समझा जाता था, यानी कि स्कूल में उनकी शिक्षा दीक्षा ज़्यादा नहीं हुई। 15 वर्ष की आयु में उन्होंने एक जंगल के अफसर की यहाँ नौकरी कर ली और वहाँ 2 वर्ष तक रहे। इस प्रकार उपेक्षित बचपन जो है वो प्रकृति के ज़्यादा करीब हो गया और बहुत सारा समय उन्होंने जंगल में अकेले व्यतीत किया और वहीं से उनकी वास्तविक शिक्षा शुरू हुई। प्रकृति से उनका प्रेम बढ़ा। उनको 2 चीज़ों ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया, पिता का धार्मिक प्रभाव और प्रकृति प्रेम। इन्हीं 2 ने उन्हें रहस्यवादी तथा आदर्शवादी बना दिया। उनको प्राकृतिक नियमों में समानता और एकता का अनुभव हुआ। उन्होंने वहाँ से जेवा विश्वविद्यालय में प्रवेश प्राप्त किया जहाँ वो अपने अध्यापक के दार्शनिक विचारों से बहुत प्रभावित हुए। दुर्भाग्य से ये विश्वविद्यालय में केवल 2 वर्ष तक की शिक्षा प्राप्त कर सके। उसके पश्चात विश्वविद्यालय के द्वार उनके लिए बंद हो गए क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। फिर वो 4 वर्षों तक
इधर उधर घूमते रहे, कभी कोई नौकरी करते कभी कोई, परंतु हर नौकरी में बुरी तरह से असफल हुए और स्थान स्थान पर घूमते रहे। इनके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब फ्रॉबेल ने गृह निर्माण विद्या सीखना प्रारंभ किया। वहाँ उन्होंने डॉक्टर ग्रेनर से घनिष्ठ संबंध स्थापित किए। डॉक्टर ग्रेनर उस समय मॉडल स्कूल के निदेशक थे। उन्होंने ये अनुभव किया कि वो एक आदर्श अध्यापक बन सकता है, अतः उन्होंने फ्रॉबेल को अपने स्कूल में अध्यापक बनाने का अनुरोध किया। इस परिस्थिति ने फ्रॉबेल के जीवन को बदल दिया। फ्रॉबेल उस स्कूल से बहुत संतुष्ट हुए और उनको ऐसा लगा जैसे उनको कोई खोई हुई चीज़ मिल गई है। उनकी एक चिर प्रतीक्षित इच्छा थी वो पूरी हुई है, इसलिए वो बहुत प्रसन्न रहने लगे और उन्होंने ये ऐलान किया कि पहली बार मैंने कोई ऐसी चीज़ पाई है जिसके लिए मैं हमेशा से इसको ढूंढता था, और वो बहुत ज़्यादा खुश हुए। फ्रैंकफर्ट में 3 वर्ष के पश्चात फ्रॉबेल ने यर्डेन में पेस्ट्रोलॉजी के स्कूल में काम किया और वहाँ रहकर उन्होंने पेस्ट्रोलॉजी के आदर्श और सिद्धांतों का सविस्तार अध्ययन किया। पेस्ट्रोलॉजी से उसके संबंधों ने उन्हें शिक्षा के सुधार के लिए प्रेरित किया। इनके अगर हम दूसरे कार्यों की बात करें तो प्राकृतिक विज्ञान का अध्ययन करना चाहते थे और 1811 में उन्होंने विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया, लेकिन कुछ समय वहाँ पर अध्ययन करने के बाद में वो बर्लिन चले गए। 2 वर्ष पश्चात उन्होंने विश्वविद्यालय छोड़ दिया और नेपोलियन के विरुद्ध फौज में भर्ती हो गए। 3 वर्षों तक फौज में रहे और वहाँ रह कर के उन्होंने अनुशासन तथा सामूहिक कार्य की शक्ति को देखा। फौज से लौटने के बाद बर्लिन के अजायब घर में उनकी नियुक्ति अध्यक्ष पद पर हो गई, परंतु इस काम में भी उनका मन नहीं था। वो तो शिक्षा के क्षेत्र में ही विशेष रुचि रखते थे। 1816 में एक छोटे से स्कूल की उन्होंने स्थापना की ग्रीशीम में। थोड़े समय पश्चात वो स्कूल को केलान ले गए। फ्रॉबेल ने प्रारंभिक शिक्षा के अपने सिद्धांतों को स्थूल रूप दिया और बहुत से उलटफेर के पश्चात 10 वर्ष में जाकर के ये संस्था बनी। इस स्थान पर सबसे अधिक बल इस बात पर दिया गया कि बच्चे खेल तथा क्रियात्मक कार्यों के द्वारा अपने आप को अभिव्यक्त करें। फ्रॉबेल ने बच्चों पर कोई बाहरी प्रभाव नहीं आने दिया। 1826 में उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द एजुकेशन ऑफ मैन का प्रकाशन किया। इस पुस्तक में फ्रॉबेल ने लिखा कि शिक्षा का सच्चा सिद्धांत इस बात में निहित है कि हम बच्चे के मस्तिष्क को ऐसी सजीव संपूर्ण इकाई माने जिसमें सभी अंग मिलकर कार्य करते हैं ताकि सुंदर समरसता उत्पन्न की जा सके। इसके पश्चात फ्रॉबेल ने जर्मनी में अनेक स्कूल चलाए। सरकार ने फ्रॉबेल के क्रांतिकारी विचारों पर संदेह किया और जांच की गई। इंस्पेक्टर ने एक अच्छी रिपोर्ट लिखी और उन्होंने कहा, मैंने यहाँ लगभग 60 सदस्यों का एक संगठित परिवार देखा है जो पारिवारिक विश्वास के साथ रहता है और जिसका हर सदस्य सबकी भलाई के लिए कार्य करता है। इस संस्था का उद्देश्य केवल विज्ञान और ज्ञान ही नहीं, परंतु भीतर से एक ऐसे मस्तिष्क का निर्माण करना है जो स्वतंत्र और सक्रिय हो। लेकिन आर्थिक कठिनाइयों के कारण ये अपनी संस्था को 1830 में स्विट्ज़रलैंड ले गए और वहाँ की सरकार ने उनके कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा की और अपने अध्यापकों को उनके पास प्रशिक्षण के लिए भेजा। वहाँ से फ्रॉबेल जो है वो बर्गफोर्ड गए। वहाँ वे एक अनाथालय के अध्यक्ष बने। उन्होंने अध्यापकों के प्रशिक्षण का कार्य जारी रखा और महसूस किया कि शैशव अवस्था में बच्चों की शिक्षा नहीं होती, इसीलिए स्कूल में बच्चों की भर्ती नहीं होती। फ्रॉबेल का मत था कि बच्चों की शिक्षा शैशव अवस्था में ही प्रारंभ की जानी चाहिए और जब वे स्कूल जाने योग्य हों तो वो एक अच्छे विद्यार्थी बन सकें। 1836 में वो जर्मनी लौटे और ब्लैकेनबर्ग गांव में अपने प्रथम शिशु विहार केंद्र को खोला। उन्होंने अपना समस्त जीवन शिक्षकों के प्रशिक्षण में और शिशु विहार संबंधी उपकरणों को निश्चित करने में लगा दिया, लेकिन जर्मन सरकार इनके विचारों को अपना नहीं सकी और उन्होंने इनके शिक्षा केंद्रों को खोलने से मना कर दिया। फ्रॉबेल जैसे अच्छे अध्यापक के लिए ये बहुत बड़ा धक्का था, वो इसको सहन नहीं कर सके और 1852 में उनका निधन हो गया।
उनकी समाधि पर बहुत सारे चिन्ह बने हुए हैं, जिनमें एक स्लैब यानी कि एक तख्त या शिला है, एक स्फीयर यानी कि गोल मंडल, एक क्यूब और एक सिलेंडर। ये चारों चीज़ें उनकी समाधि पर आज भी देखने को मिलती हैं। इनकी जो बुक्स थी उसमें एजुकेशन ऑफ द मैन, पेडागोगीज ऑफ किंडरगार्टन यानी कि शिशु विहार प्रणाली के सिद्धांत, एजुकेशन बाय डेवलपमेंट विकास से शिक्षा, और मदर एंड नर्सरी सॉन्ग्स माँ तथा बच्चों के गीत, ये उनके कुछ प्रकाशित रचनाएं हैं। शिक्षा के क्षेत्र में इनके जो विचार रहे उसके अंतर्गत सबसे पहला है शिक्षा का उद्देश्य क्या हो। इनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या हो? शिक्षा का उद्देश्य बच्चे के मस्तिष्क को शब्द ज्ञान से भरना नहीं, बल्कि बच्चा विषमता में समता या अनेक रूपता में एक रूपता को समझने के योग्य हो सके। बहुत बड़ी बात कही बच्चों कि अनेकता में एकता या असमानता में समानता देखना, एक रूपता देखना, ये ज्ञान अगर बच्चे में होगा तो वो आगे बढ़ सकेगा। फ्रोबेल के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो मनुष्य का पथ प्रदर्शन कर सके, ताकि वह अपने आप को स्पष्ट रूप से समझ सके, प्रकृति से शांति का और ईश्वर से एकता का संबंध स्थापित कर सके। शिक्षा मनुष्य को आत्मज्ञान से मानव जाति के ज्ञान की ओर, ईश्वर और प्रकृति के ज्ञान की ओर तथा स्वच्छ और पवित्र जीवन की ओर ऊर्ध्वमुख करे, यानी कि उस ओर लगातार आगे बढ़ाए। फिर दूसरा है इसमें क्रिया द्वारा शिक्षा। शिक्षा का मुख्य साधन बच्चे की अपनी क्रियाशीलता होती है। खेल कूद बच्चे के विकास का अनिवार्य तत्व होना चाहिए। बंधन मुक्त तथा स्वच्छंद प्राकृतिक विकास जो है वो खेल कूद के द्वारा ही संभव है। और फिर आता है बच्चे की प्रकृति के अनुसार उसको शिक्षा दी जानी चाहिए। शिक्षा बच्चे के स्वभाव और उसकी आवश्यकताओं के तालमेल से ही होनी चाहिए। और फिर बच्चे की शिक्षा जो है ये स्वतंत्र वातावरण में दी जानी चाहिए। स्वतंत्रता का अर्थ स्वयं निर्धारित नियमों को स्वीकार करना माना। और फिर स्कूल को एक बाग के रूप में, एक बगीचे के रूप में उन्होंने देखा। उनके अनुसार अध्यापक एक माली होता है जो बच्चों रूपी फूलों को समान रूप से पोषण करता है, ताकि उनका वांछित रूप से पूर्ण और स्वच्छंद विकास हो सके, यानी कि वो अपनी पूर्णता को प्राप्त कर सके। एक पुष्प जो है वो पूरी तरह से अच्छे माहौल में खिल सके। शिक्षक अपने प्रयत्नों द्वारा बच्चे की सहायता करता है और अपने स्वभाव के अनुसार उन स्तरों तक पहुंचने के लिए प्रयत्नशील होता है जिनसे कि वो अन्यथा वंचित रह सकता था। और फिर शिक्षा का सामाजिक पहलू, फ्रोबेल के अनुसार शिक्षा के सामाजिक पहलू पर भी उन्होंने जोर दिया। उनका विश्वास था कि घर, शिक्षालय, धर्म तथा राज्य इत्यादि सामाजिक अभिकरण भी बच्चे का विकास करते हैं और इनमें रहते हुए बच्चा अनेक रूपता में एक रूपता का आभास पा सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे आखिरी में था कल्पना शक्ति का विकास। बच्चों की कल्पना शक्ति को प्रेरित करने के लिए उन्होंने गीतों, हावों भावों तथा रचनात्मक कार्यों को निर्धारित किया था। बच्चों, आज हम अपनी बात को यहीं विराम देंगे। इसी किंडरगार्टन के तत्वों के बारे में शिशु शिक्षा विहार के और भी विस्तार से चर्चा को हम अगली क्लास में कंटिन्यू रखेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपने अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। जल्द ही मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।